जस्ट वेस्ट द मनी एंड टाइम, अपने पिताजी का, अपने माताजी का, जिसका भी है, पूरा पैसा बर्बाद। अब आज का हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे दुर्ग। एक साल में पेपर निकालें तो सिंपल सी बात है, इसमें ना एक सरेंडरिंग की बहुत ज़रूरत है। मैंने बच्चों को ये बोल दिया था कि अब लाइट ऑन करके सोना, ठंडी के दिन में बंद करके मत सोना, नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। तो बच्चे 4 महीने लाइट ऑन करके सोए। खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई, देन बोडला, पंडरिया, रेंगाखार, कवर्धा और सहसपुर, लोहारा। ठीक है, सो दिस आर द वेरियस तहसील ऑफ दुर्ग डिवीजन। ये दुर्ग संभाग के विभिन्न जिले थे। मॉर्निंग एवरीवन, ऑन एंड ऑफ लाइन बोथ। ओके, लिंक शेयर वो कर देंगे। चलो, तो आप पहले तो कुछ बेसिक ना वो थोड़ा सा एटिकेट सीखो, क्लासरूम एटिकेट्स जिसको बोलते हैं, और प्लस जो कोचिंग एटिकेट्स हैं, ठीक है ना, और टीचर स्टूडेंट रिलेशन का जो एटिकेट्स है वो बेसिक। वन थिंग, पहला जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, इसको फर्स्ट हैंड पहले आप एड्रेस करोगे, फर्स्ट हैंड। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट हैंड एड्रेस करोगे। और दूसरा, देयर शुड बी सम टाइम, कुछ एक समय होना चाहिए हैंडल करने का। ठीक है ना, मतलब आपको अगर प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं, सपोज करो मैंने कुछ पढ़ाया, एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसमें का पॉइंट समझ नहीं आया, उस क्वेश्चन का डाउट आप रात को 3 बजे भी भेजिए, कोई इशू नहीं है। चाहे रात को आप 4 बजे भेजिए। जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, इसको आप 24/7 कभी भी भेज सकते हैं एंड आंसर के लिए वेट करेंगे। वेट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स। वैसे उतना नहीं जाता है, हम 6-7 घंटे के अंदर दे ही देते हैं, क्योंकि एक बार 6-7 घंटे के अंदर फ़ोन हाथ में आएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो अभी से लेकर 1 बजे के बीच जो भी मैसेज आएगा आई कांट रिप्लाई, क्योंकि मैं एंगेज्ड हूँ। ठीक है ना, हो सकता है उनको मैं 2 से 3 बजे के बीच रिप्लाई करूँगा, 3:30 से लेकर 9 बजे रात तक फिर मैं बिजी हूँ, तो मैं उधर फ़ोन नहीं यूज़ करता, और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है ना, जो रात को मैसेज आते हैं उसको अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले बात बता रहा हूँ कि इस चीज़ को पहले एकदम अच्छे से ध्यान रखना। रात को मेरे को 12 बजे मैसेज आ रहा है, 11 बजे मैसेज आ रहा है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आई अप्रिशिएट दैट, अच्छी बात है, कोई मेहनत कर रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम्स दूर करना चाह रहा है। और जो दूसरा टाइप का है और कोई समस्या है, वो सारे बाद में। नंबर 2, जो केस मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट मतलब ऑफिस, बेटर होगा कि वो क्वेश्चन वहीं पर जाए, वो मेरे पास ना है। सर लिंक नहीं मिला, सर आज का लिंक कैसे मिलेगा, सर दिलवा दीजिए ना लिंक, ये सारा ऑफिस का काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है ना, वो काम किसका है, वो ऑफिस का है, जिसके लिए प्रॉपरली वहाँ पर हैंडलर्स हैं, वो हैंडलर्स आपको बता देंगे कि मिलना है कि नहीं मिलना है। एंड दिस हैंडलर्स आर, पहली बात तो विश्वनी सर से आप बात कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, दूसरा अश्वनी, थर्ड कोमल मैडम, ये 3 लोगों से आप बात कर सकते हैं, बता दे रहा हूँ आपको पहले बार। ठीक है, कि ऑफिस के रिगार्डिंग ये सारा चीज़ जा रहा है, वो वहाँ पर मैसेज करेंगे। इवन ऑनलाइन वन भी सुबह 7:30 बजे से भी पहले आएगा, हेलो सर प्लीज़ शेयर द लिंक टू मी। ठीक है ना भाई, आपके लिए ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में आएगा ना, देयर इज अ ग्रुप जहाँ पर वो मैसेज आएगा, डेफिनेटली आएगा। और ये पढ़ा रहे हैं, जो ये लिंक जो बन रहा है आप ही के लिए तो है, आप ही के लिए तो भाई, मैं थोड़ी मैं लिंक बना के मैं लेके चल दूंगा कहीं। ठीक है ना, इट इज़ टू टीच यू, तो वो लिंक तो उसी लिए जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो लिंक आएगा। अब इशू ये है कि जो ऐप में है लोग, ऐप मतलब जो हमारे ऑनलाइन है, दे विल गेट द वीडियोज़ ओनली इन ऐप, कहीं पर भी कोई यूट्यूब वगैरह में ये नहीं मिलेगा। तो ऐप में एक चैट बॉक्स है आपके ग्रुप का, जो जिसको परचेस करता है उसके लिए वो चैट बॉक्स बनता है सेक्शन वाइज। तो जो भी सेक्शन में आपने रजिस्टर किया है ना, उस सेक्शन में वो ऐप बॉक्स होगा, वहाँ पर आप चैट को देखेंगे कि वहाँ पर आपको पहले से पिंग किया जाएगा कि हाँ ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं नहीं हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है इंटरनेट के रिगार्डिंग, और अगर नहीं होता तो डायरेक्टली वहाँ पे लिंक आएगा ऑनलाइन में। इसको छोड़े लिंक कहीं भी नहीं आएगा। और ये भी बता दूँ, यहाँ जो लिंक आएगा दैट वुड बी अ लाइव लिंक। लाइव लिंक का मतलब होता है कि वो केवल और केवल जिस टाइम तक वीडियो लाइव चल रहा है उस टाइम तक वो लिंक एक्टिवेटेड होगा। जस्ट वंस द वीडियो विल एंड
द लिंक विल एंड, वीडियो के साथ साथ वो लिंक एंड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 15 से 20 मिनट के अंदर वो सेम वीडियो रिकॉर्ड होकर ऐप में अपलोड हो जाएगा। वो सेम वीडियो रिकॉर्ड होकर ऐप में अपलोड हो जाएगा और आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। हाशमीन साहू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो उस वीडियो को फिर आप ऐप से देख सकते हैं। ये ऑनलाइन वालों के लिए, तो उन लोग को भी समस्या होती है, तो क्योंकि हमारे पास दोनों ही कनेक्टेड है तो उनके लिए बता दूँ। तो आपका जो भी वीडियोज़ है वो ऐप में आएगा और ऐप में ही होगा और आपको चैनल जो आपका चैट बॉक्स है वहाँ पर मैसेज आएगा। ऑफलाइन जो है इनको किसी भी तरीके का लिंक और ये सब चीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। इफ़ यू वांट दोज क्लासेस जो ऑनलाइन है, स्विच टू हाइब्रिड, हमारा तीसरा मोड है हाइब्रिड, वो ले सकते हैं। अगर आपने आप फ्रंट में नोटिस किया कि सर हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, तो विल सी कि क्या ऑनलाइन एक आध दिन हम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक पोर्टल है और पोर्टल में जाकर आपको देखना पड़ता है एंड दैट पोर्टल इज़ रनिंग फ्रॉम गुजरात, यहाँ से नहीं चल रहा है। तो मेरे को यहाँ से रिक्वेस्ट डालूंगा तो ही 5 दिन लग जाएगा, 3 से 4 दिन लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर बच्चे को ये वीडियो देखना है, तो इसके लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। तो सीधा सीधा बात है कि पोर्टल एक्सेस देने में ही वो 4 से 5 दिन लगाएंगे। तो आपका क्लास तो ऐसे ही मिस हो चुका है। स्कूल में क्या होता था, नहीं जाते तो बगल वाले का कॉपी लेके खुद ही कर देते थे, तो वही करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, और बगल वाले जो भी होंगे, जो स्टूडेंट क्लास नहीं आता, डोंट गिव देयर कॉपी, अपनी कॉपीज मत देना, मेरे से बिना पूछे कॉपी मत देना। कुछ ना बेसिक चीज़ें हैं जो लाइफ में अप्लाई करनी है, उसमें सबसे पहला चीज़ होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि आपको डेली क्लास आनी है, बी वेरी हार्ड टू योर सेल्फ। हार्ड मतलब बीमार हो, कुछ भी हो, क्लास करना है मतलब करना है, ये सब बहाने हैं। क्योंकि अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति 365 दिन आपके सामने खड़ा हो सकता है और एक नहीं अनेक बैचों में, तो आप तो केवल एक बैच में आते हो। हम तो 365 डेज खड़े हैं ना, और कई लोग जो पिछले से देख रहे देख ही रहे, और एक नहीं अनेक बैचों में डेली बेसिस में 14 आवर्स की क्लासेस दे के भी पूरे 365 डेज खड़े हैं। मैं नहीं, और सभी टीचर हमारे, ठीक है ना, वो हर कोई यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो वैसे ही आपको भी हम उम्मीद करेंगे कि इस पे जाओगे। और इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कुछ छोटी कल को मेरे से वो बात भी करते अपने क्लास में से कोई, तो मैंने उनको बताया था। इसका मतलब ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जब अगर आप चाहते हो कि 1 साल में पेपर निकालें, तो 1 साल में पेपर निकालें, तो सिंपल सी बात है, इसमें ना एक सरेंडरिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, मैंने बच्चों को ये बोल दिया था कि अब लाइट ऑन करके सोना, ठंडी के दिन में बंद करके मत सोना, नहीं तो नींद नहीं खुलेगी। तो बच्चे 4 महीने लाइट ऑन करके सोए। तो उतना बात को माना था, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल के ले गए। समझ आ रहा है? तो वो चीज़ को ध्यान रखना आपको कि बातों को मानो और उसके हिसाब से काम करो। एंड प्लीज़ कम टू द क्लास रेगुलरली। डेली मतलब डेली आना है, ठीक है ना, मेक इट अ हैबिट। आप इतना ही अगर कर दोगे ना साल भर की डेली क्लास आ जाओगे, डेली का नोट्स बना लोगे, यहाँ पर आकर डेली में क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर्स दे दोगे। ठीक है ना, जैसे मैं भी उधर से एंटर कर रहा था, मैं देखा कुछ लोगों को बस वो कॉपी खोल के बैठे हैं कि कब क्लास शुरू होगी। वेट क्यों कर रहे हैं यार, आपको कल पढ़ाया गया कुछ चीज़, उसको प्रैक्टिस कर लो पीछे रफ पे। मैं भी पेन दे के बोलूँगी कल जो भी पढ़ाया था बोर्ड में आके कौन बना लेगा? एनीवन? कल जो भी पढ़ाया था उसको बोर्ड पे आके कौन ड्रॉ कर देगा विदाउट अ सिंगल एरर? एरर नहीं चाहिए मेरे को। हाउ मैनी ऑफ यू आर एबल टू ड्रॉ जो कल मैंने पढ़ाया था उसको आके बोर्ड में, कल जो पढ़ाया था, बस ये नहीं बोला उसके पहले का। बिलासपुर डिवीजन है कोई? इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं बियर कर रहे हो, क्यों? ये होना चाहिए लेकिन कि कल कुछ पढ़ा है उसको आज करना। और अभी तो एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ रहे अच्छे से, अभी तो खाली हम फाउंडेशन कर रहे हैं ना। तो इसके बाद आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करोगे, इसके बाद जब सब्जेक्ट में आओगे तो एक सब्जेक्ट होगा, फिर एक समय होगा कि 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर एक समय होगा 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब आप एक तो मैप को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, 3 सब्जेक्ट है, क्लास को रिवाइज करके नोट्स को सिनॉप्सिस रेडी करके नेक्स्ट डे तीनों क्लास में सब टीचर पूछेगा, कहाँ से आंसर दोगे? हाउ विल यू आंसर? बताइए। पीछे लास्ट, सबसे लास्ट गर्ल, क्या हो गया? ऐसा क्या था एक्सप्रेशन?
सीधा सीधा देखोगे। हाँ फिर तो बताओ कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ रिक्वायर करना पड़ेगा ना। देखो सबसे पहली बात तो क्लासरूम और यहाँ पर आकर बातों को मानना है। नंबर 2 ऑन एंड ऑफ कोई भी हो, ठीक है ना। नंबर 2 ये आपका डेली प्रैक्टिस। आप यार बार बार समझाता हूँ मैं, पिछले कल भी बात कर रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ एग्ज़ाम निकालने आए हो, पेपर देने नहीं आए हो। और दूसरी बात, इस एग्ज़ाम की एक सबसे बड़ी सच्चाई जो हर दिन बोलता हूँ लगभग मेरे को, कि हर कोई पास नहीं होगा। जितने सीट आएंगे केवल उतने ही पास होंगे। दिस इज कॉम्पिटिशन एंड नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन। कॉलेज एंड स्कूल्स आर फॉर क्वालिफिकेशन। जब भी आपसे कोई किसी भी जगह में पूछा जाता है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप लिखते हो कॉलेज या स्कूल। आप सेलेक्ट भी हो जाओगे इसमें तो आपसे पूछेंगे क्वालिफिकेशन, तो आप नहीं लिखोगे मेरी क्वालिफिकेशन डिप्टी कलेक्टर, नहीं लिखोगे। दैट इज योर पोस्ट, दैट इज योर आइडेंटिटी, ठीक है। तो अपने पोस्ट और आइडेंटिटी की फाइट कर रहे हो। और जब पोस्ट और आइडेंटिटी के लिए अब तुम जाते हैं ना, तो वहाँ पर अपने आप को वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है सभी को। तो आगे से बैठ गए ऐसा नहीं, अब उसको पीछे एक रफ पेज लो, उस पर ड्रॉ करो, सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। ऐसा थोड़ी कि क्लास की और उसमें से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन हम ठीक कर लेंगे सर हो गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये टेस्ट मैंने क्वेश्चन दे दी तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला। देयर आर पीपल दे विल क्लेम ऐसा होगा, मैं नहीं करता कभी भी। हाँ पर जो सिखाऊंगा उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, उसी में से सारा सिलेबस आएगा, सारा क्वेश्चन उसी में से आएगा। तो इसलिए हर चीज का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम, ये स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। दिस एग्जाम फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर कैरियर एंड नॉट जस्ट फॉर योर क्वालिफिकेशन। पर इसको एकदम अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है ना। आप लोग अभी भी ना वो माइंड सेटअप से, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट उस माइंड सेटअप से नहीं निकल पा रहा है कि वो कॉलेज और स्कूल का स्टूडेंट है, जब वो क्या कर रहा है, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है। ये सच्चाई। और नॉट हियर ओनली, इन यूपीएससी एज वेल। दिल्ली में मैंने देखा है, इफ वी आर 70 स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी, क्लास के बाद अगर मान लो लाइब्रेरी में 70 लोग हैं और क्लास वहाँ पर होती है 300 की स्ट्रेंथ, तो 300 की स्ट्रेंथ में तो पहली बात डेली बेसिस में 180-170 लोग ही आते थे, बाकी तो आते भी नहीं थे। और कुछ उसमें से ये भी होते थे कि एक पैसा दिया और 2 दिन आने के बाद छोड़ दिए कोचिंग, और घर में बैठे हुए वहाँ 4, क्योंकि उनको सीनियर मिल गया, कहाँ कोचिंग जा रहे हैं, या किताब को पढ़ ले, तो पढ़ने बैठ गए। तो आगे जो खड़ा है वो बेवकूफ़ थोड़ी ना, उसको क्यों उसके इंस्टीट्यूट वाले 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, क्यों पे कर रहे हैं? ये तो मेरे ही स्टूडेंट है, मेरे को यहाँ कोई पे नहीं कर रहा है, ठीक है। पर बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसा होता है, तो क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ तो होगा उसके अंदर, कुछ तो होगा ना, कुछ तो सही बता रहा होगा, तभी तो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उसको आगे सुनना चाहिए। हाँ प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ा पा रहे तो उसके बारे में बात करना चाहिए। लेकिन तो पहली बात तो क्या होता है इसमें, तो आप मानो कि एवरी ईयर अराउंड 150 आउट ऑफ मतलब 50% स्टूडेंट दे जस्ट वेस्ट द मनी एंड टाइम, जस्ट वेस्ट द मनी एंड टाइम। अपने पिताजी का, अपने माताजी का, जिसका भी है, पूरा पैसा बर्बाद। अब ये लाइब्रेरी में जो 70 लोग हैं ना, इस 70 में से मैं यूपीएससी की कंडीशन बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ पीएससी की तो और बुरी हालत है। हार्डली 12 से 15 बच्चे होते थे, दोज स्टडी रिग्रेसली, इनको एग्जाम से मतलब था। और रिमेनिंग जो रिमेनिंग होंगे उसमें से लगभग मान लो 15 के आसपास, दे ट्राई टू बिकम सीरियस, एफर्ट डालते थे, पर वो सीरियस बनना चाह रहे थे पर बन नहीं पा रहे थे, तो ये एफर्ट डालते थे बेचारे। चलो ये भी एफर्ट में करें, मतलब ये आगे चलकर ये बनेंगे 3 साल बाद, जब उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ अभी भी गलती कर रहे हैं। और इसके बाद रिमेनिंग जो है बचे हुए पूरे, ये कहाँ दिखते थे? लाइब्रेरी में या तो गर्लफ्रेंड होगी या तो बॉयफ्रेंड होगा, या लाइब्रेरी के बाहर एक टेबल लगा होगा, वहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे, पता नहीं कौन सा। कुछ ऐसे होंगे कि मेरे को साथ में पढ़ना होता है, कुछ ऐसे होंगे कोई मेरी बात को सुनता है तो मेरे को याद होता है। ये सब ना हर जीवन है, ठीक है। मैं ये सब भी सुना हूं ना कि कोई मेरे को सुनता रहता है तब मेरे को याद होता है, खास स्पेशली गर्ल्स वाला ही, लड़की लोग का। ये लड़के लोग का बात नहीं आया, लड़की लोग का ये वाला तो, कि जब मेरे को कोई सुनता है, मैं किसी के सामने बोल देती हूँ तो मेरे को याद होता है। मतलब और कितना मतलब गॉसिप करना है, क्या करना है, ठीक है। ये सब हटा दो, अपने जीवन से हटा दो, बी अलोन।
ये हो जाओ पढ़ते समय, और जैसे इसमें समस्या आएगी पूछ लो, ठीक है ना। मेडिटेशन जानते हो, मेडिटेशन गौतम बुद्ध ने किया, बहुत लोगों ने किया, सब करते हैं, और उससे क्या होता है कि एक सुप्रीम नॉलेज पता चलता है, और सुप्रीम नॉलेज में यही पता चला है सबको कि मैं कौन हूँ, सेल्फ के बारे में पता चला केवल। सुप्रीम नॉलेज वही है, द वन हु इज अवेयर अबाउट द सेल्फ इज सुप्रीम नॉलेज। उससे ज़्यादा कोई सुप्रीम नॉलेज नहीं है, खुद के बारे में पता होना, ठीक है। तो कब पता चलेगा, जब खुद को समय दोगे। दुनिया भर में समय देते रहेंगे तो नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कल्चर है, तो डोंट बिकम द पार्ट ऑफ दिस कल्चर, बी द पार्ट ऑफ दिस कल्चर। और ये यही है वो 12-15। ये 12-15 या तो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, या नहीं भी निकालते तो भी वो अपने करियर में सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि उनका डेडिकेशन, हार्डवर्क इतना रहता है कि उसको अपने आप रिकग्निशन मिलता है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के थ्रू मिले, कहीं ना कहीं उनको रिकग्निशन मिल जाता है, ठीक है ना। और अब सोचो कि यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो कि 6-7 अटैम्प्ट दे दिए पीएससी का, है ना, कई लोग तो 10 भी दे रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है यूपीएससी में ही मान लो 4-5 अटैम्प्ट, कहीं तो पूरे 6 अटैम्प्ट तक पहुँचते हैं। इतना पढ़ने के बाद, इतना अगर उसने सही पढ़ाई किया है और इतना अटैम्प्ट दिया है, तो कैसे वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं। वो डिप्रेशन में है, कुछ गोलियाँ खा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम एग्ज़ाम गलत था, कुछ लोग एग्ज़ाम को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बेवजह के उसमें दुखी होकर बैठे। ये क्या है यार। इफ़ यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ा है सच में ईमानदारी से, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कहाँ गायब हो गया, समझ आ रहे हैं। मतलब ये एक्चुअल में काम चोरी कर रहे थे। तो ये मत बनो। अगर पीएससी के फील्ड में आके इफ़ यू वांट टू क्लियर एग्जाम, ये मत बनना, किसी भी हालत में मत बनना। सभी, एक भी व्यक्ति आपका ऐसा नहीं होना चाहिए आप में से जो ये बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आप सोचो, अभी आप लोग कुछ लोग तो अभी जस्ट कॉलेज से निकले और आए हो, एंड यू आर सेइंग कि नेक्स्ट ईयर मैं पीएससी क्लियर करके डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं पीएससी क्लियर करके डीएसपी बनना चाहता हूँ। वो लगता है आप एक डीएसपी जैसे हो या एक डिप्टी कलेक्टर हो। नहीं सर, ट्रेनिंग में सिखा देंगे। ट्रेनिंग में क्या सिखा देंगे, मैं तो बताया था ट्रेनिंग कैसी होती है। सेलेक्ट होते ही बोल देंगे जाओ वो वहाँ बैठो, अभी बाद में सिखाएंगे, क्या कर लोगे। मतलब फिर आप एक डिप्टी कलेक्टर और बन के जाओगे और आपका ऑफिस वाले आपसे बोलेंगे जाओ चाय ले आओ थोड़ा सा, आप लेके भी आ जाओगे, ले आओगे ना, क्योंकि वो चीज़ ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, सीख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए हो कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, क्योंकि आपने हमेशा तो अपने आप को दूसरे को सौंप रखा है। आप अपने आप को दूसरे को सौंप रखे हो ना। वैसे चाय लाना बात भारत में बड़ी बात है, ठीक है, पर वो नहीं करना है आपको भी, तो दूसरे को नहीं सौंप देना है। तो सिंपल सा मैं यही बोल रहा हूँ, जस्ट इनकलकेट द गुड हैबिट्स, द पर्सनैलिटी, द डेडिकेशन, द डिसिप्लिन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को खुद हैंडल करना सीखो, है ना। आपका कोई सपोर्ट नहीं बना होता है घूमते रहना चाहिए पीछे। हर किसी के लिए अप्लाई होता है, कुछ भी हुआ तो उधर से कोई किसी और का फ़ोन आ रहा है, ये देख लेना, तो ये कर ले, क्यों करेंगे। एंड हु आर यू, द क्वेश्चन इज हु आर यू। हाँ, स्ट्रेचर में आप पड़े हो, बहुत सीरियस इंजरी हो गई हो, तब आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करे, आई थिंक यहाँ सही है। अभी आप तो ठीक हो ना, आप बात कर सकते थे, आप मैसेज कर सकते थे, आप कॉल कर सकते थे, आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो। और वंस समवन एल्स, अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव बात करे, कुछ भी करे, तो थोड़ा सा ये ज़रूर बोलना है कि वो सर है या वो हमारे टीचर है, तो टॉक लाइक दैट, ठीक है ना। क्योंकि कहीं कहीं पर लगता है फिर लिमिट क्रॉस हो रहा है, और लिमिट क्रॉस होगा तो एक ही चीज़ होगा इस कोचिंग के अंदर। देखो, मेरे को ना तो किसी से झगड़ा करना है, ना मेरे को किसी से कोई मतलब रहता है ज़्यादा। मेरे को आपसे मतलब है पढ़ाते तक, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैंने कर भी दिया है पहले भी, हिंदी मीडियम वाले उसके गवाह भी होंगे, मैं सीधा भगा दिया हूँ कि आप जाइए कहीं भी पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ा सकता, बहुत और अच्छे लोग हैं और मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए, मैं पैसा भी दे देता हूँ, नहीं भी किया हुआ है।
डायरेक्टली से पूरा पैसे हाथ में दिया, बाकी कोचिंग की तरह नहीं किया आके निकलवा लेना, वो सब नहीं, दे देता हूँ मैं, पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पहले बता दूँ। इफ़ आई हैव टू टीच फॉर द मनी, ठीक है ना, देन देर आर मैनी ऑप्शंस। इफ यू हर्ड अबाउट द बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स एन अकेडमी एंड ऑल, सुना है ना, दे हैव ऑफर्ड मी करोड्स ऑफ मनी, अभी भी है नंबर, हर वीक मेरे को, हर दूसरे वीक पर कॉल आ जाता है, ठीक है, दे हैव ऑफर्ड मी 20 करोड़ कि आप आइए और कर लीजिए। मैंने को नहीं जाना है, नहीं करना है, बिकॉज दिस इज़ मी, मुझे पता है मेरा क्या लिमिट है और यहाँ पर बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है, वाई आई हैव स्टार्टेड द कोचिंग, और उसका सिस्टम कैसा बनाया, तो मेरे को उस पर रहना है। तो इसलिए डोंट थिंक टू मच अबाउट कि बस एक वो रिलेशन जो आप कोचिंग में इस्टेब्लिश किए, स्कूल में होता है कभी कभी कि फ़ीस दिए और तुम बस पढ़ाओ, और फीस के बाद आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब है, मुझे तो है पर्सनली, 1 साल तो रहेगा ही रहेगा। मैंने बोला था ना 1 ईयर, 1 साल रहेगा, सेकेंड ईयर से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साल अगर आके आप मेरे से बात नहीं करोगे या टीचर से नहीं करोगे, आप सच में प्रॉब्लम में फंसोगे। टुवर्ड्स द एंड या बीच में मिडवे कहीं ना कहीं आप जाकर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जब आपके सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे तो मैनेज नहीं हो रहा होगा, लैंग्वेज भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, एक समय आएगा कि स्लीपलेस हो जाओगे, है ना। फिर उस समय याद आएगा कि पहले क्या गलती किए थे, क्यों स्लीपलेस हो रहे हैं। फिर रियलाइज़ होगा, अच्छा तब बोलते थे पढ़ ले ज्योग्राफी को, पढ़ ले हिस्ट्री को, रिवाइज करके रख, ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, है ना, ये सब बेस है। तब आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होगा कि हाँ ये बात शायद उस समय कर लेते तो आज सितंबर अक्टूबर में हम परेशान नहीं हो रहे होते। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए एकदम 2-3 चीज़ों को याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल साहब बोल रहे, एक भी बच्चा ऐसा नहीं बोल रहा जिनको छोड़कर कि वो आके बोर्ड में बना लेगा। अब वो बोर्ड में नहीं बनाने के पीछे का 2-3 चीज़ हो सकता है, वो भी मेरे को पता है। एक है कॉन्फिडेंस, पढ़ के आए होंगे पर सर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि स्टेज में खड़े हो पाए। एक हो सकता है स्टेज फियर, स्टेज में खड़े होने से, इतने सारे लोगों को देखने से डर लगता है ना, वो भी होता है। कई ऐसे होते हैं कि जो पढ़ते तो है बेचारे, पर मैं पूछ रहा हूँ तो नहीं बता पाते, हड़बड़ा जाते हैं, है ना, यहाँ नहीं बता पाते, हड़बड़ा जाते हैं। और फिर बाद में एक्चुअल में उनको अगर लिखने बोलो तो अकेले में बैठ के वो लिख लेंगे। आई नो कि इस सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं, बट आई वॉन्ट यू ऑल, जब आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कि आप इस स्टेज में आके बनाने के योग्य बन जाए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव बनोगे ना, यू वॉन्ट टू बिकम पर्सनैलिटी और जस्ट अ पर्सन, यू वॉन्ट टू बिकम अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव और जस्ट अ पीपल। क्या बनना है? रिप्रेजेंटेटिव बनना है ना, पर्सनैलिटी बनना है ना, तो आना तो पड़ेगा सबके सामने। पब्लिक के सामने आए बिना ही पीपल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनोगे? बनोगे क्या है? लास्ट नहीं बनोगे ना, पब्लिक के सामने आए बिना तो बनोगे ही नहीं। तो पब्लिक इनिशियल कहाँ से करना है? यहीं से इनिशिएट करना है। दोस्तों के सामने खड़े चार बार चाय चिल्ला लेने से व्यक्तित्व तो नहीं बन जाता है। सेम एज ग्रुप, सेम पीयर ग्रुप, ठीक है ना, नॉनसेंस टॉक्स, ठीक है, फन होता है दोस्तों के बीच, बट वो फन जो है वो नॉनसेंस टॉक्स है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं करना है, वो करना है दोस्तों के साथ, खूब एंजॉय करना है, बट वो आपका पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझना और उसके हिसाब से काम करना। चलो अब आज का हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे दुर्ग। अब और ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं मेरे को बताने पे, एंड प्लीज़ आर्यन बातों को ध्यान रखो, ठीक है। दुर्ग, और डायरेक्टली बात जब कर लेते हो ना, तो फिर कहीं से जैक और हाईजैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास रहेगा। अगर बहुत बात बोला है तो बोला है तो क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आज देखेंगे दुर्ग डिवीज़न। सरगुजा में एक छोटा सा चेंज है, वो मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है ना। चिप्स के जो नए मैप है उसके हिसाब से बेसिक्स उसने चेंज किया हुआ है, तो मैं आगे चल करा दूंगा। अभी वो जो लिखा है उसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। सरगुजा में एक्चुअली में कोरिया का जो मैप बनाए थे हम लोग, ठीक है, उसको चेंज किया है चिप ने। चिप के 2 मैप आए थे, तो सेकंड मैप जो एक रिसेंट अपडेट किया था उसमें चेंज कर दिया गया है उसको, ठीक है। एक बता तो दे रहा हूँ लेकिन उसको भी अपडेट मत करना, उसको भी मैं करवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इस तरीके से मनेंद्रगढ़ था, ऐसा मनेंद्रगढ़ था, और कोरिया ऐसा बनाए थे ना। नहीं, कोरिया को उसने क्या किया, कट डाउन किया है,
कोरिया का पहले मैप उन्होंने ये दिया था, सेकंड मैप जो है कोरिया कुछ ऐसा आएगा केवल, और उसके बाद सूरजपुर। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप को चेंज किया गया। तो अभी आप लोग मत करना, मैं उसको कराऊंगा। मतलब वो जो मनेंद्रगढ़ का हिस्सा है कुछ इस तरीके से था, हमारा बना ही देते हैं, चलो कुछ इस तरीके से था। ठीक है ना। सो दिस इज मनेंद्रगढ़, दिस इज, और ऐसा यहाँ पर आएगा कोरिया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मनेंद्रगढ़, ये होगा सूरजपुर, और ये होगा कोरिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो केल्हारी जो है वो अब मनेंद्रगढ़ पे आएगा। शायद उसने किसी ने बोला था। ठीक है ना, हाँ ठीक है, गुड। तो वहाँ पर आएगा आप क्या, केल्हारी। तो केल्हारी जो होगा वो किस में आएगा, मनेंद्रगढ़ पे आएगा, और बाकी कोरिया का जो मैप होगा ये होगा। ठीक है, तो इसको अपडेट करना होगा, मैं करवा दूंगा, अभी फिलहाल बस बता रहा हूँ, बाकी उसमें सब कुछ सही है। ठीक है ना, बस वो एक चीज़ खुद को अपडेट करना है उसको, लेकिन अभी कॉपी मत करो, मैं कराऊंगा उसको अलग से, है ना। जब लास्ट होगा ना कल, अब वो पीछे खोल के देख रहा है, मत करो बोल रहा हूँ ना यार, क्यों परेशान होते हो। ठीक है, कराऊंगा ना मैं बिल्कुल। सी यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना मैं, एक चीज़ पहले आपको बता दूँ यार, जो भी चीज़ हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आपने लिखा उसको मैं डेफिनेटली रेक्टिफाई कराता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको पहले तो आपको पढ़ाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने लेक्चर्स खुद देखता हूँ कि कहीं पर कुछ पॉइंट गलत तो नहीं बोल दिया। ठीक है, उसके बाद आपके नोट्स में से किसी भी एक स्टूडेंट का नोट लेके उसका क्या कराते हैं, स्कैन करा के मेरे पास एक PDF होता है, दैट आई लुक्ड कि भाई कहीं पर कोई एक आध डेटा तो गलत नहीं हो गया, कहीं पर एक आध पॉइंट तो कुछ गलत नहीं बोल दिए, और ये तीनों चीज़ होने के बाद एक वाइट शीट पर उसका रेक्टिफिकेशन करके साल भर आपको मिल जाएगा। और हार्डली ऐसा 1 या 2 ही होगा। ठीक है ना, 1 या 2 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो उसको करा के मैं खुद दूंगा, आप लोगों को नहीं सोचना है, आपको केवल पढ़ना है। गलत सही का आकलन नहीं करेंगे आप लोग, केवल पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, बाकी वो मेरे ऊपर छोड़ो। चलिए अब आते हैं हम लोग दुर्ग डिवीज़न। अब दुर्ग डिवीज़न की बात करते हैं। सबसे पहले तो दुर्ग डिवीज़न का फॉर्मेशन कब हुआ एज अ डिवीज़न, संभाग कब बनाया गया दुर्ग को, और कई लोग आपके जो सर का क्लास अटेंड कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ लोग बैठ रहे क्या ट्राइब में, तो क्यों बैठे थे, ऐसे ही मज़ा आ रहा था। बाद में अपनी क्लास नहीं बैठते हैं लोग, पता है, अभी दूसरे क्लास में जा जाके ही बैठ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, तो काफ़ी कुछ अच्छा उन्होंने बताया है नेमिंग वगैरह के बारे में, है ना। चलिए स्टार्ट विद द दुर्ग डिवीज़न। ठीक है, तो दुर्ग डिवीज़न जो है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, इन ईयर 2013। तो वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग को गठित किया गया। ठीक है, इसके पहले दुर्ग में, इसके पहले और इसके बाद भी दुर्ग में कुछ क्या बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट्स। दुर्ग में बनाए गए जिले। चलिए कौन कौन से जिले बनाए गए थे दुर्ग में, बताओ। सबसे पहले क्या बनाया गया, दुर्ग। सबसे पहले तो दुर्ग ही बना। ठीक है, सबसे पहले बनाया गया दुर्ग। हाँ, दुर्ग के बाद क्या बना, राजनंदगांव। राजनंदगांव। ठीक है, राजनंदगांव ये बनाया गया था 1906 पे, ये बनाया गया था 1973 पे। इसके बाद दुर्ग में थर्ड कौन सा बना, कवर्धा। 1998 यहाँ पर बनाया गया कवर्धा। कवर्धा, हाँ कवर्धा के बाद 2012 बेमेतरा एंड बालोद। बेमेतरा एंड बालोद। और उसके बाद जो नेक्स्ट बनाया गया 2000 इसके और कौन सा बनाया गया है 2022। और यहाँ पर कौन कौन सा बनाया गया, मोहल्ला मानपुर चौकी
और दूसरा क्या था, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई। सो ये क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि दुर्ग डिवीजन की। हो जाएगा, ओके। नाउ जस्ट ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ दुर्ग। जस्ट ड्रॉ दिस आउटलाइन मैप ऑफ दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग में अलग अलग पहले डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं। अगर दुर्ग डिवीजन को देखोगे तो जस्ट 24 इसको हम लोग हाफ कर लेते हैं। लेट मी सेलेक्ट दिस एंटायर पोर्शन, bring it here। चलो देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, कवर्धा। ठीक है ना, तो ये होगा आपका कवर्धा। यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, नंबर ही डाल देता हूँ। ठीक है ना, 1 2 तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, कवर्धा। ठीक है, कवर्धा मतलब आपका एंट्री नंबर 3। तो ये आपका कवर्धा डिस्ट्रिक्ट। कवर्धा के बाद नीचे कौन सा है, खैरागढ़। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे राजनंदगांव। ठीक है, ये होगा आपका राजनंदगांव। और राजनंदगांव के बाद उसके नीचे क्या है, मोहल्ला मानपुर चौकी, एंट्री नंबर 6। क्लियर है। उधर जो लाइन बनाऊंगा उनको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो बॉर्डर्स हैं और वो बॉर्डर्स को गलत मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, ऊपर बेमेतरा। याद रखना कि बेमेतरा की लाइन जो होगी वो ऐसे नीचे रखना। ठीक है ना, तो कवर्धा जो होगा ऊपर होगा और बेमेतरा विल टच, वैसे तो कवर्धा को टच कर रहा होगा लेकिन उसके बॉर्डर्स जो है वो देखो कहाँ से लग रहे हैं, ऐसे। ठीक है, तो कवर्धा दोनों को टच करेगा, सॉरी कवर्धा और बेमेतरा। सो दिस इज बेमेतरा एंड बेमेतरा इज एंट्री नंबर 4। क्लियर है। बेमेतरा के नीचे क्या है, दुर्ग। सो दिस इज दुर्ग। ठीक है, और दुर्ग आपका नंबर क्या रखा था हमने, 1। और दुर्ग के नीचे बालोद। बालोद का एंट्री नंबर क्या है, 5। सो दिस इज बालोद। ठीक है, सो वी हैव दिस डिस्ट्रिक्ट्स। द डिस्ट्रिक्ट्स आर कौन कौन से यहाँ पर, सबसे पहले कवर्धा। आफ्टर कवर्धा वी हैव खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद क्या है, राजनंदगांव। उसके नीचे क्या है, वेरी गुड, मोहल्ला मानपुर चौकी को उधर, बालोद। बालोद के ऊपर और दुर्ग के ऊपर बेमेतरा। गुड। चलो अब देखते हैं इसके आसपास के बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर किस तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ऊपर देखेंगे, इधर फ्रॉम हियर टिल, याद रखना, राजनंदगांव। ये बॉर्डर जो है इसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसके नीचे इधर क्या है, महाराष्ट्र। सॉरी, उसके नीचे क्या होगा, महाराष्ट्र। इधर आएगा महाराष्ट्र। इज इट क्लियर सभी को। ठीक है, उसके चलते हैं इधर, जहाँ पर ज़्यादा आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेमेतरा तक पूरा, ठीक है, ये कौन सा बॉर्डर होगा, ये एंटायर रीजन इज कवर्ड बाय मुंगेली।
ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुंगेली के साथ सीमा लगाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ में पूरा मुंगेली प्रेजेंट होगा। क्लियर है। साउथ की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर साउथ में देखेंगे तो ये पूरा का रीजन किससे बॉर्डर लगाएगा, कांकेर। ये पूरा का पूरा बॉर्डर बनेगा कांकेर। वहां पर होगा कांकेर, ठीक है। तो उधर ऊपर मुंगेली, नीचे कांकेर, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। और उधर अगर देखते हैं राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पर भी बॉर्डर्स को काफ़ी ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या लगाएगा, अच्छा से लिख देता हूँ पहले, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद रायपुर, और रायपुर के बाद धमतरी, अब बात आता है कि कहाँ से कहाँ तक। धमतरी विल मेक बॉर्डर विथ बालोद, पर क्या दुर्ग से लगाएगा, धमतरी का बॉर्डर दुर्ग से लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। सो धमतरी का बॉर्डर कुछ यहाँ तक होगा। धमतरी दोनों से बॉर्डर लगाएगा, किससे, बालोद से और दुर्ग से, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा, रायपुर। तो रायपुर क्या बालोद से बॉर्डर लगाएगा, नहीं। अच्छा, क्या रायपुर का बॉर्डर ऊपर बेमेतरा से बनेगा, यस और नो। रायपुर बॉर्डर बनाएगा बेमेतरा से, हाँ बनाएगा, ठीक है। तो बनाएगा उसको बिल्कुल, तो यहाँ तक आएगा रायपुर। ध्यान रखना इसको अच्छे से। और उसके ऊपर बलौदा बाजार कराऊंगा उसको ऐसे बॉर्डर में, एक एक चीज़ को जब हम लोग बॉर्डर पढ़ेंगे तो एक एक लाइन डिस्ट्रीब्यूट करके फिर से बनाऊंगा। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं यहाँ पे जितने भी तहसील्स हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो तहसील देखेंगे दुर्ग डिवीजन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तहसील। सबसे पहले बात करते हैं आपका, ये क्या है, कवर्धा, ठीक है। तो कवर्धा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट तहसील है। सबसे पहले यहाँ पर आता है बोडला। क्या आता है, बोडला। द बोडला तहसील, ठीक है। बोडला के बाद अगर इधर देखोगे तो आएगा पंडरिया, 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 बोडला, उसके बाद पंडरिया, ठीक है। यहाँ कहीं पर आएगा कवर्धा या कबीरधाम, कवर्धा, ठीक है। तो बोडला, पंडरिया, कवर्धा, ठीक है। इधर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है तहसील, इसका नाम क्या है, रेंगाखार, 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 ठीक है। और एक और तहसील है उसका नाम क्या है, सहसपुर लोहारा, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या है, सहसपुर लोहारा। सहसपुर लोहारा, वहीं से हो क्या आप, किससे, सहसपुर से, ठीक है। यहाँ लिख दो ना सहसपुर, सहसपुर लोहारा, क्लियर है। सो यहाँ पर कौन कौन से तहसील हैं, बोडला, रेंगाखार, पंडरिया, कवर्धा और सहसपुर लोहारा। क्लियर है, ओके। सो दिस आर द तहसील ऑफ कवर्धा, ठीक है। और भी एक दो बनाए गए हैं तहसील, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी जितने पर्टिकुलर डिटेल्ड हैं उसको करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बोडला, पंडरिया, रेंगाखार, कवर्धा, सहसपुर लोहारा, ठीक है। देखो तहसील और भी हैं, जितना बता रहा हूँ उसके तो और भी हैं, जैसे चांदो है एक तहसील, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारे और भी तहसील, जैसे कोटाडोल, मनेंद्रगढ़ में एक और तहसील क्या बनाया गया है, कोटाडोल। तो ऐसे बहुत सारे नए तहसील और भी हैं, और उसको भी मैंने नहीं कराया है, पहले आपको पहले वो बेसिक करा दूँ। जो तहसील ऐसे जो कि ब्लॉक के साथ अटैच्ड है, या जो ब्लॉक का भी पार्ट है, उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और जो एकदम मेजर तहसील है,
इसके बाद जो और नए बनाए गए हैं उसका एक लिस्टिंग कर लेंगे, ठीक है ना, उसको याद नहीं करना होगा, उसको लिस्टिंग कर लेंगे ताकि उसको सेपरेट पढ़ेंगे। न्यू तहसील से अलग से पढ़ाऊंगा, ये पहले प्रॉपर तहसील पढ़ा है, इसके बाद एक टॉपिक लेकर न्यू तहसील्स करके वो सारे बनवा दूंगा, ठीक है ना, उसको एक साथ ध्यान रखेंगे। चलो, तो बोडला, पंडरिया, रेंगाखार, कवर्धा और सहसपुर लोहारा, क्लियर है? ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर क्या है, खैरागढ़, ठीक है। तो यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर आएगा खैरागढ़, खैरागढ़, दिस इज खैरागढ़, ठीक है। खैरागढ़ के बाद इधर दिखेगा गंडई, गंडई, ठीक है। और इधर नीचे आएगा छुई खदान, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, छुई खदान, छुई खदान, ठीक है। आई रिपीट, खैरागढ़, गंडई एंड दिस वन इज छुई खदान। कर लिया सभी ने? ओके। उसके बाद आता है आपका राजनंद, ठीक है ना। तो राजनांदगांव में किस तरीके से बना हुआ है, इस पोर्शन पे यहाँ पर कहीं है राजनांदगांव, 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 क्लियर है? उसके पहले इधर देखेंगे इस तरफ राजनांदगांव से, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, डोंगरगढ़, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर पड़ेगा डोंगरगांव, डोंगरगढ़ नहीं, डोंगरगांव, डोंगरगांव, इधर क्या पड़ेगा, डोंगरगांव, ठीक है। इधर पड़ेगा डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, उसके बाद डोंगरगढ़। बनाइए फटाफट। हो गया? तो डोंगरगांव, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव। उसके बाद यहाँ पर एक बनेगा छुरिया, छुरिया। तो लिखेंगे डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और छुरिया। हो गया? ओके। उसके बाद यहाँ पर लाइन से ही है, जस्ट जब 3 ब्रेक में बना गया। सबसे ऊपर आपका मोहल्ला, मोहल्ला, उसके बाद है मानपुर, ठीक है। और उसका नीचे क्या आता है, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। तो मोहल्ला, मानपुर एंड अंबागढ़ चौकी, मोहल्ला, मानपुर, थर्ड है अंबागढ़ चौकी। बनाइए फटाफट। ऑनलाइन ओनली 3 और 3 लोग ही हैं शायद तक इसमें ऑनलाइन। अश्विन साहू, तनु अग्रवाल, अंकिता खरे, एनीवन एल्स जो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है मॉर्निंग, ठीक है। बाकी लोग आराम से उठते हैं, बताया था ना, लड़के लोग हैं वो, ठीक है, लड़के लोग आराम से करते हैं। ओके। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट, बालोद, ठीक है। बालोद में देखते हैं, तो बालोद में क्या कौन कौन से जगह है, चलो भाई बालोद वाले कौन है, हाँ बताओ कौन कौन सी तहसील है बालोद में।
गुंडरदेही और नया बनाया गया अर्जुंदा, वो कहाँ बनाया गया? वो भिलाई में कि मतलब दुर्ग में कि बालोद में बनाया गया? अर्जुंदा बालोद में है, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आपका डोंडी, डोंडी, डोंडी लोहारा, डोंडी, डोंडी लोहारा, ठीक है। ऊपर लिखो डोंडी, नीचे डोंडी लोहारा, ठीक है। इधर आपका आएगा गुंडरदेही, 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 ठीक है। इधर दिखेगा बालोद, बालोद, डोंडी, डोंडी लोहारा, बालोद और गुंडरदेही, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तहसील कौन सा है? गुरूर या पुरूर? हाँ गुरूर, और पुरूर एक जगह के नाम है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा गुरूर, GURUR, गुरूर, गुरूर, ठीक है। डोंडी, डोंडी लोहारा, बालोद, गुंडरदेही और गुरूर, ठीक है। आई रिपीट, डोंडी, डोंडी लोहारा, बालोद, गुंडरदेही एंड गुरूर। क्लियर है सभी को? ओके। और इसके बाद एक नया तहसील बनाया गया अर्जुंदा, अर्जुंदा, तो उसके जस्ट ऊपर आपका दुर्ग। अब दुर्ग में कौन कौन सी तहसील है? सबसे पहले यहाँ पे धमधा, धमधा, ठीक है। धमधा के बाद इधर आएगा भिलाई 3, भिलाई 3, भिलाई 3, नहीं एक सेक्टर को थोड़ी बना देंगे, भिलाई 3 में एक रीजन को बनाया गया है, ठीक है। भिलाई सेक्टर 3 को नहीं बनाया गया, भिलाई सेक्टर 3 अलग है, ठीक है। धमधा उसके होते हैं भिलाई 3, ठीक है ना। भिलाई 3 के बाद जाओगे तो यहाँ पड़ेगा दुर्ग, दुर्ग, ठीक है। दुर्ग के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके पहले सबसे ज़्यादा फेमस यही जगह हो रहा था, पाटन, अब है ना, अब जसपुर फेमस हो रहा है कुनकुरी के आसपास, पहले पाटन फेमस था। तो दुर्ग, पाटन, भिलाई, भिलाई 3, ठीक है। और कौन सा बच गया? एनीवन? हाँ अहिरवारा, अहिरवारा तहसील बन गया, वो डिस्कस बहुत बस किया गया, नया में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक और तहसील बोरी, बोरी, ठीक है। और बोरी के साथ साथ अहिवारा, अहिवारा, ठीक है ना। तो धमधा, अहिवारा, दुर्ग, भिलाई, बोरी, पाटन, ठीक है। जस्ट मार्केट फटाफट करो। फिर आपको सड़क सड़क गली गली घुमाता हूँ मैं, है ना। धमधा, भिलाई, बोरी, पाटन, दुर्ग और अहिवारा। इज इट ओके ना? अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। तो ऊपर सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा, ये कौन सा वो तहसील है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, बेमेतरा, ठीक है। तो बेमेतरा में सबसे पहले इधर यहाँ पर आता है साजा, पहले ये भी फेमस था, अब इस बार तो और ज़्यादा फेमस हुआ। इलेक्शंस के बाद साजा क्यों फेमस हुआ? ईश्वर साहू, समझ लो छत्तीसगढ़ में ईश्वर साहू ने जो जीता साजा, तो साजा वहाँ पर है, ओके। साजा के बाद देखोगे तो यहाँ पड़ता है
आगे जाओगे तो यहाँ पर आएगा बेमेतरा, साजा, उसके बाद बेमेतरा। ठीक है, बेमेतरा से आगे जाओगे इधर, इधर क्या आएगा, थान खमरिया। क्या नाम है जगह का, थान खमरिया। इधर भी घूमे हो क्या, थान खमरिया। थान खमरिया, इधर भी क्या सब जगह। हाँ, मैच खेलने, अच्छा। साजा, बेमेतरा, थान खमरिया। ठीक है, इधर आओगे तो पड़ेगा भाटापारा, सॉरी भाटापारा कहाँ से है, तो बलौदा बाजार में ना, सॉरी। क्या क्या बन गया आपका, साजा, बेमेतरा और थान खमरिया। ठीक है, इधर एक नया तहसील बनाया जा रहा है, नांदगांव। नांदगांव, जस्ट राइट। यार ये स्विच ऑफ क्यों हो गया है, बुला के तो ऑफिस से, लेकिन बुला के लेके ना। है कोई, तो सुनिए एक मिनट, इसको चार्ज करो। ओके, नो, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे आएगा आपका बेरला, बेरला। ठीक है, तो साजा, बेरला, नांदगांव, बेमेतरा, थान खमरिया। ठीक है, और इसके साथ साथ नवागढ़, नवागढ़, नवागढ़। साजा, बेरला, नांदगांव, बेमेतरा, थान खमरिया और नवागढ़। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे कहाँ के तहसील हुए, तहसील्स ऑफ दुर्ग। ये पूरा का पूरा दुर्ग डिवीजन, मैं ये बोल रहा हूँ, तहसील ऑफ दुर्ग डिवीजन। और ये जो थे ये बेमेतरा के तहसील थे। ठीक है, सभी ने मेंशन किया, कोई छूटा तो नहीं किसी का। शुड आई रिपीट, चलो एक बार फटाक से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कहाँ से, कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में कौन कौन सी तहसील है, एवरीवन। फर्स्ट क्या है, बोडला, रेंगाखार, पंडरिया, सहसपुर लोहारा, कवर्धा। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्या आता है इधर, बेमेतरा। बेमेतरा में क्या क्या दिख रहा है, बेरला, साजा, बेमेतरा, नांदगांव, थान खमरिया एंड नवागढ़। फिर दुर्ग में क्या है, धमदा, अहिरवारा, भिलाई 3, दुर्ग, पाटन और बोरी। उसके बाद आता है क्या, बालोद, अर्जुंदा, डोंडी, गुंडरदेही, बालोद, डोंडी लोहारा और गुरूर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मोहल्ला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। इसके बाद इसमें देखेंगे तो क्या है, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और छुरिया, खैरागढ़, छुई खदान एंड गंडई। देन बोडला, पंडरिया, रेंगाखार, कवर्धा और सहसपुर लोहारा। ठीक है, सो दिस आर द वेरियस तहसील ऑफ दुर्ग डिवीजन। ये दुर्ग संभाग के विभिन्न जिले थे। ठीक है, ओके। अभी वही आपके ट्रेन और उसको पहले यहाँ से ना आगे बढ़ाते हैं, इसी में उसको अलग से बना लेते हैं। पहले मैं इससे बता रहा हूँ, फिर उसको अलग से हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब शायद तक आप लोगों को चीज़ें और क्लियर होंगी। जो कल हम लोगों ने किया था उसके आगे, कल क्या देख रहे थे हम लोग कि कौन कौन से नेशनल हाईवे और उसको देख रहे थे ना। हाँ, तो आज उस नेशनल हाईवे को थोड़ा सा अच्छे से समझना। देखो, कवर्धा में इधर से ही एंटर करता है, यहाँ से कवर्धा में यहाँ से ये जो एंटर कर रहा है, ये क्या है, नेशनल हाईवे 30, चिल्पी घाट। यहाँ पर क्या है, चिल्पी वैली। चिल्पी वैली के पास से एंटर करेगी NH 30। मैं पढ़ाऊँगा चिल्पी वैली वगैरह के बारे में। ठीक है, और फिर ये चिल्पी वैली से एंटर करते हुए जाएगी कहाँ, पंडरिया, उससे कवर्धा। ठीक है, कवर्धा से साजा, साजा से बेमेतरा, बेमेतरा से
नवागढ़ और नवागढ़ से आगे सिमगा और फिर नीचे निकलेगी रायपुर होकर। ये है NH30। और कल हम लोग क्या देख रहे थे कि सिमगा से फिर ये ऊपर कहाँ जा रही थी, बिलासपुर। बिलासपुर आ रही थी, तो ये नीचे गई NH30, ऊपर गई, इसको बोला गया NH130। नेशनल हाईवे 130 और नीचे आ रही है वो नेशनल हाईवे 30 थी। क्लियर हो रहा है? आप लोग एक और मैप बनाओ, इसी मैप को एक बार और बनाओ अपने उसमें जस्ट। हाँ इस पे हाँ वो होगा ना अभी। कौन सा? जो 130 यहाँ से हाँ कनेक्ट हो गया ना। हाँ 130 कनेक्ट होगा ना यहीं पर नेहरू चौक पे। अभी करा रहा हूँ ना, ड्रॉ करो पहले इसको पूरा, एक एक तहसील को नहीं, केवल उसको, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉ करो, सारे ज़िले बनाइए। अलग से बनाने ना भाई, सब उसी में बनाऊंगा बोलता है, बनाना अलग से जिला में, क्यों मना कर रहा हूँ? हाँ जो जो मार्क कराऊंगा केवल उसको मार्क करना ना, सबको क्यों मार्क करोगे? चलो तो मार्क करो, बोडला बना लिए हम, लाइन बना के लिखो उसमें बोडला, उसके आगे लिखेंगे पंडरिया, फिर कवर्धा, बोडला पंडरिया कवर्धा, फिर साजा, साजा के बाद बेमेतरा, फिर नवागढ़, और नवागढ़ के उधर क्या है, सिमगा। ड्रॉ किए? हाँ उधर लास्ट भी आएगा सिमगा, और सिमगा से ऊपर जाएगा बिलासपुर। ठीक है, अब जो दूसरा होगा वो देखो ऐसे चले, वो आ भी रहा है, बोडला से पंडरिया रेगुलर आता है। ठीक है, और इसके बाद ये कनेक्ट करेगा कहाँ, मुंगेली 130, वो मुंगेली, और मुंगेली से आगे चल के फिर वो भी बिलासपुर पहुंचेगा। ठीक है, कानन पिंडारी के सामने से जो रोड आ रहा है वही है। ठीक है, वो है 130 है। ठीक है, फिर अगर इधर देखोगे, ठीक है, तो ये डोंगरगढ़, इधर डोंगरगढ़ राजनांदगांव, ये है नेशनल हाईवे 53। डोंगरगढ़ राजनांदगांव, इसको ग्रेट ईस्टर्न रोड भी बोला जाता था पहले। ठीक है, सबसे पुरानी रोड है छत्तीसगढ़ की, द ग्रेट ईस्टर्न रोड, सबसे पहली रोड थी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इसको पहले NH6 के नाम से आना था, जो कोलकाता से लेकर मुंबई आ रही है, उसी रोड का हिस्सा है। तो नेशनल हाईवे 53। ठीक है, तो डोंगरगांव गाँव, राजनांदगांव, दुर्ग, ठीक है ना, भिलाई, फिर कहाँ, रायपुर। ठीक है, और फिर ये रायपुर से आगे निकल जाएगी कहाँ, महासमुंद। ठीक है, तो ये बीचों बीच से जा रही है क्या है, नेशनल हाईवे 53, और इसके बीच में फिर स्टेट हाईवेज है। क्लियर है सभी को? हाँ डोंगरगांव के पास से होगी, तहसील से पास होगी ना, एग्जैक्ट वहाँ जगह ही नहीं आएगा डोंगरगांव। तो डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, और आगे फिर रायपुर, और फिर उधर से वो महासमुंद चले जाएगी। ठीक है, और फिर ये नेशनल हाईवे 30 जो है ये आगे बढ़ती इधर, और फिर बालोद पे एंटर करती, कहाँ से, गुरूर के पास बालोद से एंटर करके नीचे जाएगी कांकेर। फिर कांकेर से देखे थे नेशनल हाईवे 30 को, फिर कांकेर से देखे हो ना, कांकेर से पूरा बताया मैंने, पढ़े थे, एब्सेंट थे। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया सभी को? चल बना लिए? तो एक बेसिक सा बता, उसको बनाना मत, सोच समझो कि आप क्या सीखने वाले और सीख गए हो। ठीक है, तो यहाँ कहीं से हमारा नेशनल हाईवे 30 एंटर कर रहा था, चिल्पी वैली से नेशनल हाईवे 30 यही से एंटर किया था ना। ठीक है,
और इसके बाद फिर नेशनल हाईवे 30 कवर्धा से कहाँ गया, बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाज़ार, शिमगा वहीं पे, उसके बाद रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से बालोद, बालोद से कहाँ एंटर किया, कांकेर, कांकेर से कहाँ गया था, कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से सुकमा, और सुकमा से फिर ये नेशनल हाईवे 30 था। समझ आ गया। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ से एक नेशनल हाईवे कहाँ गया, बिलासपुर, ये आगे चलकर फिर कहाँ पहुँचा, बिलासपुर, ये नेहरू चौक, ये नेशनल हाईवे 130 है, ये नेशनल हाईवे 30 है। ये जगह जो है सिमगा, ये जगह जो है ये है बिलासपुर, ठीक है। ये 130 है, इधर से एंटर करके आया था 45, इसका ये आगे जाएगा 49, ध्यान हो रहा है, ठीक है। यही आगे 30 के जैसे ही बढ़ेगा कहाँ तक, अंबिकापुर। अभी क्लियर हो रहा होगा आपको कि पढ़ क्या रहे हो, ठीक है ना। नीचे यहाँ से देख रहे थे, सॉरी पूरा नहीं टच करेगा, ये क्या था 63, 163 ए, देख रहे थे ना, ये सब सारे रोड्स पढ़ चुके हैं ना, ओके। तो ये दिखने इतना बड़ा है, नहीं दिख रहा, ये पूरा 30 है, NH30 यही है, ये पूरा, ठीक है। ये बाकी NH30 के आर्म्स है। तो जब इसको समझोगे तो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी समझ आएगी, कौन सा चीज़ कहाँ से कनेक्टेड है ना। अभी ऊपर नहीं देखे थे, नहीं तो ऊपर क्या होता है, यहाँ से निकलता है NH43, नेशनल हाईवे 43, मनेंद्रगढ़ से लेकर इधर पूरा जसपुर तक रन होता, ठीक है। मतलब ये वाला जो चीज़ है ये NH43 में जाके मिलता है, ये NH43 है जो जसपुर रीजन पे रन हो रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर से फिर वो अंबिकापुर के बाद ऊपर चला जाता 340, क्या है वो 343 ही तो है, 343, ठीक है। जो कहाँ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो वो मिर्ज़ापुर निकल जाएगा। तो ऐसे छत्तीसगढ़ कनेक्टेड है, ठीक है। अब इधर के भी ब्रांचेस बताऊंगा आपको, 353 एंड ऑल। तो देखो आप सीख क्या रहे हो आप, ठीक है ना। बाद में सबको एक साथ करेक्ट करेंगे अभी हम लोग। तो आगे जब टॉपिक्स पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको पता होगा। क्या पढ़ते हैं टॉपिक, ट्रांसपोर्ट्स इन छत्तीसगढ़, तो आपको पता है, बना देना। ये तो आएगा ना क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट बताओ, तो आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको बताओ क्या सर, ये लो, समझ आ रहा है। तो इतने दिन जो मेहनत कर रहे थे, अब उसका फल मिलेगा, ठीक है ना। जो लग रहा था ना क्यों रोज मैप बनाते हैं, अभी वो मैप बनाने के पीछे का कारण पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे थे। अभी आपको इतना कुछ ऑलरेडी विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब इसी में रिवर्स भी बनाऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा आपको। अभी एक घंटे में आपका सारा पूरा छत्तीसगढ़ सब कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। बट अभी समझते हैं और ओके। तो हम लोग दुर्ग देख रहे थे, ठीक है ना। तो अगेन लेट मी ड्रॉ द दुर्ग डिवीजन। क्या क्या देख रहे थे हम लोग, एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल पोर्शन को, है ना। तो फिजिकल पोर्शंस को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो माउंटेन। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे पूरा, इस पूरे पोर्शन में कवर्धा पूरा, खैरागढ़ का रीजन भी कवर होगा उसमें, और राजनांदगांव, ठीक है। तो ये जो पोर्शन पूरा बनेगा, ये रेंज कहलाता है मैकल रेंज, ये कहलाता है मैकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक माउंटेन आएगा, इसका नाम है
पानाबरस, ठीक है, पानाबरस। ओके, इसका देखते हैं हम लोग कहाँ पर, बालोद। ठीक है, तो अगर बालोद से इधर से स्टार्ट करेंगे तो बालोद में सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा कौन सा माउंटेन है बालोद में, एनीवन? दल्ली राजहरा, अब बोलते हैं राजहरा माउंटेन। दल्ली राजहरा, ठीक है। और इधर आएगा माउंटेन पट्टे, या लिख सकते हैं पेटे। पटेचुआ या पेटेचुआ। वो हिंदी भी थोड़ा अजीब सा ही लिखाया है। ठीक है, तो राजहरा और वहाँ पर क्या है आपका, पटेचुआ। ठीक है, इसी के बाद आगे देखोगे यहाँ पर माउंटेन पड़ेगा, इसका नाम है चांदी डोंगरी। ठीक है, इसका नाम है चांदी डोंगरी। चांदी डोंगरी, ठीक है। और इधर माउंटेन दिखेगा चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी। चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी, राजहरा और पटेचुआ। ठीक है, इधर क्या है पूरा मैकल रेंज। और मैकल के बहुत सारे हिस्से में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, मैकल में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, वैली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो चिल्पी, ये रीजन क्या आता है, चिल्पी वैली। चिल्फी वैली, ठीक है, चिल्पी या चिल्फी वैली। चिल्फी वैली के बाद देखोगे तो यहीं पर कवर्धाम दिखेगा, कांदावनी, कांदावनी। कांदावनी, चिल्पी के बाद क्या दिखेगा, कांदावनी। ऐसा और भी हैं, निजवानी, ब्रजवानी, बहुत सारे बातें पढ़ाऊंगा, है ना। अभी इसको बस याद रखना कि मैकल रेंज, पानाबरस, चांदी डोंगरी, चितवा डोंगरी और उधर चिल्पी वैली। ठीक है ना। इसका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, बेमेतरा और बड़ौदा बाजार में से लगा होगा, इसको बोलते हैं नांद घाट। नांद घाट, क्लियर है, तो उधर आता है नांद घाट। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा माउंटेन नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारे छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, इतना ज़्यादा उसमें नहीं देखना है। अच्छा, इस रीजन में जो सबसे फेमस है वो क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवर सिस्टम को देखते हैं, ठीक है ना। तो यही पानाबरस के पास से एंटर करती है रिवर चलो अब देखते हैं यहाँ पर शिवनाथ। ठीक है, तो शिवनाथ कहाँ से एंटर कर रही है, एक्चुअल में थोड़ा से नीचे से एंटर करेगी। इसको रुको, ये जो रीजन है ये क्या है, पानाबरस है। ठीक है, दोनों में एक्सटेंड होता है। और जो शिवनाथ रिवर है, हम उसका कलर चेंज करते हैं। शिवनाथ कुछ यहाँ से, इससे एंटर करते हुए राजनांदगांव जाएगी। शिवनाथ, ठीक है।
तो शिवनाथ एंटर करेगी कहाँ से? मोहल्ला मानपुर से, और मोहल्ला मानपुर से एंटर करते हुए कहाँ जाएगी? राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव से वो पहुँचेगी कहाँ पर? दुर्ग। ठीक है, और फिर दुर्ग से वो एंटर करते हुए दुर्ग और रायपुर के बॉर्डर से फ्लो करते हुए कहाँ जाएगी? बेमेतरा। ठीक है, बलौदा बाजार, और फिर जाकर ये यहाँ पहुँचेगी। उसके कहाँ तक जाती है? शिवरी नारायण। ठीक है, तो ये है रिवर शिवनाथ। ये रिवर शिवनाथ इसी पेटेजुआ के पास से निकलेगी रिवर। ठीक है, कहाँ एंटर कर जाएगी? रायपुर। रायपुर में फ्लो करते हुए आएगी। ठीक है, और बलौदा बाजार के पास आकर, मतलब ये यहाँ पर जगह, ये जगह में जहाँ मिल रही है, जगह का नाम है सोमनाथ। सोमनाथ। और ये रिवर है खारून। कौन सा जगह है वो रिवर है खारून। तो शिवनाथ और दूसरी कौन सी थी? खारून। क्लियर है? इधर नीचे क्या है आपका? कांकेर। ठीक है, तो कांकेर में भानु प्रतापपुर के पास से रिवर निकलेगी, राजहरा के पास से एंटर करेगी कहाँ पे? बालोद में। ठीक है, और बालोद से जाते जाते दुर्ग में जाकर इससे मिलेगी। इस रिवर का नाम है तांदुला। तांदुला। ये रिवर है तांदुला। क्लियर है? शिवनाथ, शिवनाथ के नीचे क्या है? तांदुला। इधर राजहरा के पास से निकलेगी रिवर, इसमें मिलेगी, इसका नाम है खरखरा। ये वाली रिवर खरखरा। खरखरा। तांदुला, तांदुला के बाद खरखरा। बनाइए फटाफट। ठीक है, एक रिवर इधर से आकर, छोटी सी रिवर है, आकर इसमें मिलेगी, इसका नाम है जुआर। जुआर। कवर्धा के यहाँ से निकल के आएगी इसी पास से रिवर, कवर्धा से फ्लो करते हुए बेमेतरा, और जाकर किससे मिलेगी? शिवनाथ में मिलेगी, नांद घाट के पास। इसका नाम है हाफ। हाफ नदी। ठीक है, इधर से निकल रही है 3 इंपॉर्टेंट रिवर, आमनेर, मुस्की और पिपरिया। ठीक है, तीनों रिवर का नाम बता देता हूँ कुछ छोटा करके। सबसे पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। आमनेर, मुस्की और पिपरिया। आमनेर, मुस्की और पिपरिया। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला क्या है? मुस्की। सेकंड नंबर पे क्या है? आमनेर, और नीचे क्या है? पिपरिया। क्लियर हो गया? और ये तीनों जहां पर मिलते हैं, ये जगह आता है खैरागढ़। तीनों मिलते कहां पे? खैरागढ़ पे। और फिर यहां से ये रिवर फ्लो करती हुई जाती है, और किससे मिलती है? शिवनाथ से। और जो निकल कर जा रही है आमनेर कहलाती है। आमनेर। ठीक है, बाकी तो अपन देखे थे शिवनाथ में ऊपर से इधर से आकर कौन सी रिवर मिल रही थी? मनियारी। उधर से आकर क्या मिल रही थी? अरपा। देखियो ना, तो ये पूरा का पूरा रीजन शिवनाथ का रीजन है, जहाँ पर शिवनाथ रिवर ही इस रीजन पर आकर मिलती है। कौन सी?
तांदुल नहीं, तांदुला है। उसके बगल में कौन सी नदी लिखा तो नीचे? खरखरा, ये ना खरखरा, और ये ज्वार। खरखरा और ज्वार हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ को भी एंट्री नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एकदम बेसिक एंट्री से ही चला रहा हूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे सब चीज़ को ग्रो करेंगे, बट अभी पहले एकदम बेसिक सीख लो। रिवर्स, माउंटेन्स, जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। कल्चर और बाकी चीज़ों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो तहसील समझ आया, डिस्ट्रिक्ट समझ आया, रिवर्स समझ आए, और जो इम्पोर्टेंट क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है। तो पर्वत, नदी, जिला और तहसील, ठीक है। और अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हर बार देखते हैं हम लोग, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी के रीजन भी देख लेते हैं। चल, तो सबसे पहली बात तो कवर्धा, वहीं पर दिखेगा आपको जो भी दिख रहा है। तो कवर्धा में यहीं पर क्या है, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो एक यही है बस, और कुछ नहीं है। इस पूरे के पूरे इसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पे केवल भोरमदेव है, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। ये पानाबरस, पानाबरस वो दोनों में स्प्रेड है, पानाबरस, ठीक है। अभी जैसे बहुत सारे माउंटेन्स और हैं, फुलझड़ी का माउंटेन है, बकाव ने, तो अभी मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ अभी। इट इज़ जस्ट कि आप फेमिलियर हो जाओ, फिर जब हम डीप पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सारे रिवर्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी हमको एक टॉपिक पढ़ना है, ड्रेनेज ऑफ छत्तीसगढ़। जिस दिन मैं पढ़ाऊँगा उस दिन आपको पता रहेगा पहले से। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन उससे पहले पता होगा, ठीक है ना। फिजिकल डिवीजन पढ़ा के जब उसकी एंट्री का हम डिटेल कर रहे हैं, वो सारे डिटेल आपको पहले से पता होगा। समझ आ रहा है? तो पहले इसको अच्छे से सीखना ज़रूरी है, ताकि जब बाद में जब इसकी स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। क्लियर सभी को? किसी को डाउट? सो दिस सम अप दुर्ग डिवीजन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली रायपुर डिवीजन। तो रायपुर डिवीजन करेंगे, और मैं टेस्ट ले लूँ, द टेस्ट ऑफ मैप छत्तीसगढ़ इंडिया वर्ल्ड, सारा दोगे टेस्ट? कब दोगे? हाँ, रायपुर के जस्ट बाद, कल ही, परसों। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गिव द टेस्ट ऑन फ्राइडे? बस, और बाकी लोग? हाँ, तो छत्तीसगढ़ के लेंगे खाली, चलो ओनली छत्तीसगढ़। पीछे लास्ट वन आपको नहीं देना है टेस्ट, क्यों? हाँ, कहाँ? तो क्या हो गया? तो जितना पढ़े उतना का टेस्ट दो ना। टेस्ट का पर्पस क्या होता है बताओ? पीछे लास्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट? हाँ, आपका नाम क्या था लास्ट? किंजल, क्रिंजल, हाँ कल बताया था आपने। हाँ, क्या होता है टेस्ट का पर्पस? उसको रिवीजन करना। अच्छा, और सेल्फ एनालिसिस। अच्छा, और कुछ असेसमेंट, ठीक है, ओके। तो जितना पढ़े उसको बस जज करना। आप ये बोल रहे हो ना, तो आप 2 क्लास की हो, 2 क्लास का जितना आएगा उतना सॉल्व करना। टेस्ट नहीं देने का क्या ऑप्शन है? टेस्ट सारे दो, भले कि आपके 0 मार्क्स हैं। क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीख जाता है इंसान, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर है, टेस्ट देना चाहिए तो मैं आपका तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं सीधा सब्जेक्ट का ही लेता हूँ। इट इज अप टू यू। मैप का कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मैं ड्रॉ करवा सकता हूँ आपसे। नहीं, मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करूंगा सबको, और मैप में मार्क करना होगा, और 1 सेंटीमीटर सीधा उधर मार्क की तो काट दूंगा।
अब फिर मंडे आई विल प्रोवाइड इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़, और वहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा कि ये पर्टिकुलर 4 नेशनल हाईवे ड्रॉ करके दिखाओ, ये रिवर्स को ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। उससे प्रैक्टिस होगा। या तो दूसरा तरीका है कि ये चीज आप सब करके लेके आओगे, टेस्ट ना, हाँ टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के बिना मजा कैसे आएगा, तब तो पता चलेगा कि परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। मंडे नहीं होता टेस्ट, टेस्ट होगा वीकेंड्स पे, मंडे की क्लास में ख़राब नहीं करने वाला, ठीक है। तो टेस्ट जो भी होगा वो टेस्ट इधर ऑन सैटरडे और संडे, क्योंकि अभी हम सैटरडे को पढ़ाई नहीं हो रही है तो अभी फ्राइडे कर सकते हैं, बट आगे चलकर सैटरडे और संडे ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो चलो दिस वीक दोगे पक्का, फ्राइडे, तो फ्राइडे विल हैव द टेस्ट, ठीक है ना। मैप ऑफ छत्तीसगढ़, वर्ल्ड और इंडिया भी दे दो, नहीं ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ का करेंगे। और वर्ल्ड और इंडिया का आप लोग यूट्यूब में है वीडियोस, उससे कर लो, है ना कवर, इस वीक में कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, और जो कर चुके हैं उनका तो टेस्ट हो गया होगा। तो फ्राइडे विल हैव द टेस्ट ऑफ मैप ऑफ छत्तीसगढ़, कल पूरा कराऊंगा रायपुर, और रायपुर भी आएगा, ठीक है ना, रायपुर तक सब कुछ आएगा। ओके चलिए, थैंक यू ऑल।